तो पहला सवाल ये रहा। सवाल है, महाराजा धीराज की उपाधि के बारे में। कौन था वो पहला गुप्त शासक जिसने इतना शक्तिशाली टाइटल अपनाया? जरा सोचिए। और सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, ये उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं थी, ये तो एक तरह का ऐलान था। गुप्त साम्राज्य के बढ़ते कद और उसके बड़े इरादों का एक जोरदार ऐलान। इसने उन्हें छोटे मोटे राजाओं से कहीं ऊपर एक सच्चे सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। अगला सवाल एक बहुत ही खास टाइटल के बारे में है, लिच्छवी दौहित्र। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? और जवाब है समुद्रगुप्त। इस उपाधि का मतलब है लिच्छवियों की बेटी का बेटा। इससे उनकी मां कुमार देवी के वंश का गौरव झलकता है। उस दौर में लिच्छवी एक बहुत ताकतवर गणराज्य था, तो ये शादी महज एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस था, जिसने गुप्त शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। ये तो एक बहुत ही मशहूर सवाल है, भारत का नेपोलियन का खिताब किस सम्राट को दिया गया था? सही जवाब एक बार फिर बी, समुद्रगुप्त। उनकी मिलिट्री जीनियस और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की उनकी जीत की तुलना नेपोलियन के यूरोपीय अभियानों से की गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पहले राउंड का आखिरी सवाल राजवंश की एक बहुत ही पावरफुल महिला के बारे में है। प्रभावती गुप्त के पिता कौन थे? इसका जवाब है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटों की जगह पर शक्तिशाली वाकाटक साम्राज्य पर राज किया। ये उस दौर में महिलाओं की राजनीतिक असर और गुप्तों की डिप्लोमैटिक पहुंच दोनों को दिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ये सारे सवाल आ कहां से रहे हैं? तो देखिए, ये सब सीधे इतिहास की किताब के बस इसी एक पन्ने से उठाए गए हैं। कमाल की बात है ना कि कैसे एक ही सोर्स हमें इतना कुछ सिखा सकता है। चलिए अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इस दौर में हम ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के सिक्के और उनकी कला हमें उस जमाने के बारे में क्या-क्या बताती है। किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए अपनी खुद की करेंसी बहुत जरूरी होती है। तो सवाल यह है कि गुप्तों की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किसने की? इसका क्रेडिट भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है। अपनी करेंसी जारी करना असल में अपनी आज़ादी और ताकत का एक साफ ऐलान था। इससे न सिर्फ व्यापार में आसानी हुई बल्कि पूरे साम्राज्य में उनका इकोनॉमिक कंट्रोल भी मजबूत हुआ। गुप्त काल को तो स्वर्ण युग भी कहते हैं और उनके सोने के सिक्के बहुत मशहूर थे, पर उन्हें कहते क्या थे? उन्हें दीनार कहा जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि यह नाम रोमन सिक्के दिनेरियस से आया था और कुषाणों के जरिए भारत पहुंचा। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी ट्रेड और लड़ाइयों के जरिए कल्चर कैसे एक दूसरे से जुड़ते थे। सोने के सिक्कों के बाद बारी आई चांदी के सिक्कों की। ये अहम कदम किस राजा ने उठाया? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जारी करना एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम था। इसका मतलब ये था कि साम्राज्य की इकोनॉमी इतनी बढ़ चुकी थी कि रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए भी शाही मुद्रा की जरूरत पड़ने लगी थी, जो सिर्फ सोने के सिक्कों से पूरी नहीं हो सकती थी। इस राउंड का आखिरी सवाल बड़ा ही अनोखा है। कौन सा राजा अपने सिक्कों पर एक म्यूजिशियन के रूप में दिखाई देता है? जवाब है समुद्रगुप्त। सबसे जरूरी बात यह है कि सिक्के सिर्फ पैसा नहीं थे, वो प्रोपेगेंडा का भी एक जरिया थे। समुद्रगुप्त को उनके कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके जरिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं बल्कि कला को पसंद करने वाले एक कल्चर्ड राजा भी हैं। और अब हमारे क्विज का आखिरी दौर। ये दौर साम्राज्य के स्ट्रक्चर, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों पर फोकस करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये टाइटल शासक के धार्मिक विश्वास को दिखाता है। तो परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने अपनाई? सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत का मतलब है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। इस उपाधि को अपनाकर उन्होंने वैष्णव धर्म को सरकारी संरक्षण दिया और अपनी प्रजा को एक धार्मिक संदेश भी दिया, जिससे साम्राज्य को एक साथ जोड़ने में मदद मिली। हिंदू धर्म का एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट यानी त्रिमूर्ति का विकास किस दौर में सबसे ज्यादा हुआ? इसका जवाब है सी, गुप्त काल। आइए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं जो इससे और साफ करती है। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु प्रिजर्वर हैं और शिव डिस्ट्रॉयर हैं, इसी दौर में आर्ट और लिटरेचर में मजबूती से स्थापित हुआ।
किसी भी साम्राज्य के लिए जमीन का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी होता है। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में ये जिम्मेदारी किसके पास थी? तो सही जवाब है बी, कार्णिक। ये वो अफसर थे जिनकी जिम्मेदारी थी जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना। लेकिन हां, जैसा कि यहां दिख रहा है, ध्रुवाधिकर्णिक जैसे दूसरे जरूरी अफसर भी थे जिनका काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को देखना। इससे हमें गुप्त ब्यूरोक्रेसी की जटिलता और उनके संगठित प्रशासनिक ढांचे का अंदाजा लगता है। हमारा आखिरी सवाल एक गंभीर सामाजिक प्रथा के ऐतिहासिक सबूत से जुड़ा है। सती प्रथा का पहला शिलालेख प्रमाण कहाँ मिला? जवाब है ए, एरण। ये 510 ईस्वी का एक शिलालेख है जिसमें गोपराज नाम के एक सेनापति की मौत और उनकी पत्नी के उनके साथ सती होने का जिक्र है। ये एक दुखद जानकारी जरूर है, लेकिन ये इतिहास को समझने के लिए शिलालेख जैसे पुरातात्विक सबूतों की अहमियत को भी दिखाती है। और इसी के साथ हमारा ये क्विज खत्म होता है। स्कोर जो भी रहा हो, उम्मीद है कि इस सफर में गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को जरूर मिला होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ताकतवर उपाधियों से लेकर एक एडवांस्ड करेंसी सिस्टम तक गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पावर था। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही आगे नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के विकास का एक जरूरी केंद्र भी था। और सबसे बढ़कर हमने ये सीखा कि सिक्के और शिलालेख जैसी छोटी छोटी चीजें हमें एक पूरे युग की कहानी बता सकती हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, जब किसी सभ्यता का पूरा इतिहास, उसके बड़े बड़े सपने, उसकी कला और उसकी इकोनॉमी उसके सिक्कों के एक छोटे से टुकड़े पर लिखी हो, तो ये उस सभ्यता के बारे में हमें क्या बताता है? इस पर सोचिएगा। अगली बार मिलते हैं।